ईशा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जेई क्लास के आज इस क्लास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो जेई का क्लास है, इसमें आज हम लोग शुरुआत करेंगे कैपेसिटर्स से। जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर 1 है, तो कैपेसिटर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास जो आप लोग पढ़े, उस क्लास में जो भी डाउट वगैरह है उसे जो है आप लोग डिस्कशन बॉक्स में जा कर के जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डिस्कशन बॉक्स में उसको शेयर कीजिए हमारे साथ। कोशिश की जाएगी कि हम लोग वहां आकर के पूरी तौर से हम लोग रहेंगे, डिवोटेड हैं आप लोग के लिए। वहां आकर के हम लोग जो है इसका जवाब देंगे। जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो पूछिए। जो भी डाउट है कहीं पर कि कोई टॉपिक या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वो भी पूछिए। उसको डिस्कशन बॉक्स में डालिए, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो करके आप जो है उसमें डालिए, उसमें फिर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इवन कि आपसे कभी वीडियो कॉल भी करने की ज़रूरत पड़ी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से वीडियो कॉल करके आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को है ना, इसमें पूछने में हेजिटेट नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर कट सामने रखना है। क्वेश्चन को डालिए जो भी आपके अंदर डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या थ्योरी पोर्शन से कोई डाउट है, छोटा से भी छोटा मैटर है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो डाउट का डाउट वैसे ही रह जाएगा, आगे क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो सब कुछ आप हमसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस के अंदर हम लोग सबसे पहली बात करें, कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर हम लोग सबसे पहले ये तो चीज समझ रहे हैं। कैपेसिटर हो गया नाउन, कैपेसिटेंस हो गया एडजेक्टिव। कोई डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर, उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। उसी तरह से रेसिस्टर और रेसिस्टेंस, उसी तरह से कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, या यूं कहिए कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये चार्ज जो होगा स्टैटिक चार्ज होगा। तो क्या कहा हमने, एक कैपेसिटर is a device. Capacitor is a device which is capable of storing चार्ज। कोई भी डिवाइस अगर चार्ज स्टोर करने के कैपेबल है तो उसे आप कैपेसिटर कह सकते हैं। प्रैक्टिकल में कैपेसिटर लेकिन जो बनता है ज़्यादातर पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और वही हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ बात करें कि कैपेसिटर जो है कोई डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में तब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर्स का जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते हैं। कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को सिंबल में अगर हम कहें तो दो पैरेलल प्लेट से निकाला गया दो टर्मिनल्स ऐसे लेते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हम लोग ऊपर में लिख देते हैं। कैपेसिटर को हम लोग जो है कैपेसिटेंस को हम लोग इज मेजर्ड इन फैराड में हम लोग मेजर करते हैं। अब आइए हम लोग बात करें कि कैपेसिटेंस है क्या। कोई भी डिवाइस जो चार्ज स्टोर करे उसे कैपेसिटर कहते हैं, और जितना चार्ज पर वोल्ट वो स्टोर कर पाए, यानी जितनी एबिलिटी हो चार्ज स्टोर करने की पर वोल्ट में, उसे हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस जो है किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को बताता है।
क्या कहा हमने कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो है एबिलिटी है किसी भी कैपेसिटर का, किस चीज का, तो टू स्टोर चार्ज पर वोल्ट, या पर यूनिट वोल्ट लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, पर यूनिट वोल्ट या वोल्टेज कहिए, पर यूनिट वोल्ट राइज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल पर वोल्ट राइज करने में कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है। यानी सपोज दैट कि कोई हमारे पास डिवाइस है जिसका नाम कैपेसिटर है, इसको हमने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दिया। इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं था, मान लिया कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, हमने V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, तो मान लिया हम कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसने स्टोर कर लिया। तब इसका कैपेसिटेंस C जो है वो यहां से हम कह सकते हैं मैथमेटिकली दैट इज C, यानी कैपेसिटेंस C इक्वल टू चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर पर वोल्ट। दिस इज द कैपेसिटेंस। अब यहां से हम समझ में आ रहा है कि इसको मेजर कैसे करेंगे, कूलम पर वोल्ट में, और कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैराड। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं it is measured in coulomb per volt called फैराड। फैराड को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। हाँ, याद रहे कि प्रैक्टिकल में अगर आप 1 फैराड 2 फैराड की बात करें तो प्रैक्टिकली 1 फैराड जो होगा वो बहुत लार्ज वैल्यू होता है। प्रैक्टिकल में जो है 1 फैराड तक का कैपेसिटर वगैरह यूज नहीं होता है। इन प्रैक्टिस जो है हम लोग जो है कैपेसिटर को जो यूज करते हैं वो पिको फैराड। इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो कैपेसिटर जो है पिको फैराड या नैनो फैराड या माइक्रो फैराड के ऑर्डर में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो मिली फैराड के ऑर्डर में होगा। पंखा वगैरह में जो कैपेसिटर यूज करते हैं, जैसे सीलिंग फैन में 2.2 से लेकर के 2.5 MFD लिखता है, ये मिली फैराड है। तो मिली फैराड तक के ऑर्डर में मैक्सिमम हमने देखा है, उससे बियॉन्ड नहीं जाता है। उससे और लार्ज वैल्यू का प्रैक्टिकल में कैपेसिटर बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो खैर हम लोग जितना वैल्यू लेंगे फैराड का वो सब मिली और माइक्रो के ऑर्डर में हम लोग लेते हैं, या पिको फैराड वगैरह नैनो फैराड वगैरह ज़्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। माइक्रो और मिली फैराड के ऑर्डर में जो है कैपेसिटेंस जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन भी बनता है, ये तो बेसिक बात थी जिस आपको याद रखना है। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं
डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम यहाँ पर एकदम बेसिकली उठा चलेंगे, बात करेंगे एक कैपेसिटर कैसे बनता है। जो बहुत सारे टाइप ऑफ कैपेसिटर, वैरायटी ऑफ कैपेसिटर यहाँ पर अवेलेबल है अभी, मगर हम लोग जो है कॉन्सेप्ट के लिए जो पढ़ते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक कैपेसिटर बनाने के लिए प्रैक्टिकल में आपको दो मेटल प्लेट चाहिए। कोई कंडक्टिंग प्लेट आप ले लीजिए, एक जरा सा, दो कंडक्टिंग प्लेट को इस तरह से रखना है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, आमने सामने इस तरह से पैरेलल है। ठीक है, दो हमने प्लेट ले लिया, आमने सामने हमने इसको पैरेलली रख दिया। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ये आपका मेटल प्लेट है और ये दूसरा वाला मेटल प्लेट है। दो मेटल प्लेट कम से कम होने चाहिए जो पैरेलली हमने ऐसे रख दिया। दोनों के बीच में सम गैप होगा। मान लेते हैं कि दोनों के बीच में सम गैप जो है वो d है, स्मॉल d से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ। और दोनों प्लेट का एरिया a मान लेते हैं। अब दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, इस गैप को हम सम इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल्ड कर दे रहे हैं। वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है आपको एयर ही क्यों ना हो, इंसुलेटर एज ए एयर ही आप क्यों ना लिए हो, यहाँ बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं, उससे फिल्ड कर देते हैं। इंसुलेटिंग या कहें कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जैसे ज़्यादातर आप एयर भी यूज़ होता है और ज़्यादातर पेपर या माइका या सेरामिक यूज़ किया जाता है। ये मटेरियल हमने फिल्ड कर दिया। अब दोनों प्लेट से दो लीड या टर्मिनल निकाल दीजिए। प्रैक्टिकल में हम लोग जो है अब कंप्लीट असेंबली को एक केस या कवर में बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि मॉइस्चर प्रोटेक्शन वगैरह और मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको बाहर से मिल जाए। अब ये दोनों लीड निकल गया, कैपेसिटर बन के तैयार हो गया। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अब आइएगा। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ दो मैटर याद रखिएगा कि कैपेसिटेंस यहाँ जो होगा वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस बिटवीन या गैप बिटवीन प्लेट कहिए या गैप बिटवीन प्लेट जो है डी को हम ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों एक ही मैटर है। जितना गैप है उसको हमने फिल्ड कर दिया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो थिकनेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना होगा उतना ही गैप है दो प्लेट के बीच में। तो गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो डेट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जो होगा प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन डी होगा। अब यहां एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा 10
C इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लोग लेते हैं इप्सिलॉन A अपॉन D। थोड़ा सा यहाँ हम डिस्कशन और करेंगे इप्सिलॉन को मोटे मोटे तौर पर समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि इप्सिलॉन क्या है। इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन को हम इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। इप्सिलॉन आर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है, वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर ए अपॉन डी इतना लिख सकते हैं। अब हम यह बात कर रहे हैं कि हेयर ए जो है एरिया ऑफ प्लेट है, डी जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है। इप्सिलॉन को हम यहां पर इप्सिलॉन को हम यहां पर कहते हैं एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का एब्सोलूट परमिटिविटी कहते हैं। और एब्सोलूट परमिटिविटी इप्सिलॉन इक्वल टू होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। अब हम बात करें कि इप्सिलॉन नॉट क्या है। इप्सिलॉन नॉट जो है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस हम लोग यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर वगैरह में बात करेंगे तो फ्री स्पेस दो चीज को बोलते हैं, या तो वैक्यूम या एयर। एयर भी फ्री स्पेस माना जाता है यहाँ। तो इप्सिलॉन नॉट जो है एब्सोलूट परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, यानी एयर या वैक्यूम का। और इसका वैल्यू जो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर होता है। ये क्या है? दिस वन इज द एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम। बार बार हम बोल रहे हैं परमिटिविटी परमिटिविटी, कंफ्यूजन होता हुआ कि आखिर ये परमिटिविटी क्या है। थोड़ा देर में हम इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे कि परमिटिविटी क्या होता है। ज़्यादा बुक का किताब का जो लिटरेचर है उसमें हम नहीं जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि परमिटिविटी क्या है। थोड़ा सा टॉपिक से हटना पड़ेगा हमें। खैर, अभी एक और इसमें है कि इप्सिलॉन आर। हमने कहा कि इप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू इतना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है फेराड पर मीटर। ये परमिटिविटी किसका है? एयर या वैक्यूम का। तो इप्सिलॉन आर क्या है? इप्सिलॉन आर हम लोग कहते हैं इप्सिलॉन आर, या इसे कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब जरा सा देख लीजिए कि मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है, यहाँ मार्केबल बात है। यहाँ से इप्सिलॉन इक्वल टू जो हमने लिखा है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इप्सिलॉन आर क्या है। इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एब्सोलूट परमिटिविटी है, इप्सिलॉन जो है एब्सोलूट परमिटिविटी है मीडियम का यानी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का, और इप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम का। दोनों का रेशियो दे रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी ये बता रहा है
कि मीडियम का यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स ग्रेटर है। जनरली ग्रेटर ही होता है, इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा ही होता है प्रैक्टिकल में। तो ये कितना बड़ा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का आपका जो है परमिटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू कितना टाइम्स ग्रेटर है, वो बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब बार बार परमिटिविटी परमिटिविटी बोल रहे हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि परमिटिविटी क्या होता है। आपको 3 टर्म हम यहां समझा देंगे। एक टर्म पिछला लेक्चर में देखिएगा, एक टर्म जो है रेसिस्टिविटी, एक वर्ड हम लोग यूज किए थे रेसिस्टेंस में। ठीक है, इसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है, उसके बाद सिंपल भाषा में हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे परमिटिविटी क्या होता है, और ये उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं परमियाबिलिटी। ये 3 वर्ड हम सिंपल लैंग्वेज में आपसे डिस्कस कर देते हैं। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि रो से डिनोट करते हैं। रेसिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला था R=ρL/A, रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से रेसिस्टेंस एराइज हो रहा है। ठीक है, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। 1/ρ को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी रेसिस्टिविटी मटेरियल का मतलब के कंडक्टर का बोलें या इंसुलेटर का बोलें या सेमीकंडक्टर का बोलें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कि रेसिस्टिविटी जो हुआ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हुआ जो कि करंट के फ्लो का, जिसकी वजह से करंट के फ्लो का अपोज होता है। तो कंडक्टिविटी क्या है, इसका उल्टा बोलिए। कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो करंट के फ्लो का सपोर्ट करता है। तो फिर आप बोलिए कि परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फ्लो का सपोर्ट करता है। क्लियर? ये क्या करता है कंडक्टिविटी, करंट के फ्लो का सपोर्ट करेगा। ये परमिटिविटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के फ्लो का सपोर्ट करेगा। जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम लोग बार बार बोलते हैं। ये भी एक कंफ्यूजिंग जैसा टर्म लगता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नाम की कोई चीज यूज होती नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से। फोर्स को तो सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा थोड़े जा सकता है। थप्पड़ खाने के बाद कितना फोर्स लगा वो एहसास कर सकते हैं हम, मालूम थोड़े चला, दिखा थोड़े। तो खैर हम उसी तरह से बात कर रहे हैं कि उसको दिखलाने के लिए, एहसास कराने के लिए, पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पेपर पर ग्राफिकली दिखलाने के लिए माइकल फैराडे ने जो है तरीका एक निकाला जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को के फ्लो में जितना सपोर्ट करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, दैट इज द परमिटिविटी। उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के फ्लो का जितना सपोर्ट होगा दैट इज द परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी किसके लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल जितना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का है फ्लो का सपोर्ट करेगा, परमियाबिलिटी मटेरियल की उतनी हाई होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जितना फ्लो में जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल, उतना ज्यादा परमिटिविटी हाई होगी।
करंट के फ्लो का जितना ज़्यादा मटेरियल जो है सपोर्ट करेगा उसकी कंडक्टिविटी उतना हाई होगी। यानी तीनों एक तरह से समझिए कि सिनोनिम्स जैसा लग रहा है अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि परमिटिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है और परमियाबिलिटी क्या है। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो है वापस अपने टॉपिक पर हम लोग लौटते हैं। अगर कैपेसिटर में, ये जो हम लोग वापस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, फिर से यहाँ पर हम लोग बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने एरिया ए लिया, डिस्टेंस डी ले लिया और कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने नहीं डाला, यानी कि बीच में एयर है या वैक्यूम होगा। ठीक है, तो तब कैपेसिटेंस कितना होगा? तो C इक्वल टू, आप फॉर्मूला कितना लाए थे हम लोग? C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर ए बाई डी वाला फॉर्मूला में फिट कीजिए। याद रहे कि इप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाय अपॉन डी। ठीक है, कैसे? सिंस इप्सिलॉन आर जो होगा 1 होगा फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, अब इस कैपेसिटर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ एयर लिया था, अब इसमें हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर दे रहे हैं, तो इसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सो हम देख रहे हैं। सेम कैपेसिटर है बाबू, वही एरिया ऑफ प्लेट है, वही गैप है दोनों प्लेट के बीच में, बस हमने क्या किया कि इस प्लेट के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी उसे कहते हैं, फील्ड कर दिया, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी को एक और बात याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबों में इसको जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये थोड़ा देर पहले मेरे माइंड से स्किप कर गया था बोलने को। रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उसे कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अब हम के से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा जितना आता है सब में अब के डेट में ज़्यादातर केस डिनोट किया जा रहा है, तो हम लोग भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, के यूज़ कर रहे हैं। के और इप्सिलॉन आर एक ही है। ठीक है, तो यहाँ के से डिनोट कर रहे हैं। अब के से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर अब देखना है कि कैपेसिटेंस में क्या चेंजिंग आया। नया कैपेसिटेंस मान लिया कि सी डैश हो गया, सी से चेंज होकर के सी डैश हो गया। अब कितना हो जाएगा? अब होगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, तो ये कितना एप्सिलॉन के को बाहर कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी के बराबर है ये वाला, तो कितना हो गया? सी डैश हो गया के इंटू सी। यानी कि जैसे हम किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फील्ड कर देंगे, एयर के बदले कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन थ्योरेटिकली ऐसे पूछ देता है कि कोई कैपेसिटर जो है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, अगर हमने उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई एयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, अगर हमने उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड कर दिया, इंसुलेटर फील्ड कर दिया दोनों प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस मान लिया कि हो गया हमारा 10 माइक्रोफैराड। तो जो मटेरियल हमने फील्ड किया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। एक सिंपल क्वेश्चन लिख के हम आपको दिखला रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन हम आपको दिखला रहे हैं इसमें कि कह रहा है कि एन एयर फील्ड कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस
of 2 microfarad. If some dielectric materials are filled between two plates, then capacitance become, कुछ भी ले लीजिए, 8 माइक्रोफैराड. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोलेगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. बस इस फॉर्मूला से देख लीजिए. K इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा. K इक्वल टू फाइनल कैपेसिटेंस बाय इनिशियल कैपेसिटेंस, 8/2 4 होगा. ठीक है, तो इस तरह से स्मॉल क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकता है. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इसके कैपेसिटर के VI रिलेशन पर. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर में VI रिलेशन, वोल्टेज और करंट का रिलेशन. सिंपल हम एक कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं जिसका कैपेसिटेंस C है. अब इसके अक्रॉस सम पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया, कितना, V वोल्ट. अब जैसे हमने पोटेंशियल इसमें अप्लाई किया तो पॉजिटिव इधर टर्मिनल पर अप्लाई किया, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गया. यानी कि सम अमाउंट ऑफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज हम मान लेते हैं, स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो गया. कितना, V वोल्ट अप्लाई करने पर. तो कैपेसिटेंस C को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हेयर C इक्वल टू चार्ज स्टोर पर वोल्ट. ठीक है, अब चार्ज स्टोर Q/V लिख सकते हैं. तो यहाँ से चार्ज स्टोर कितना हुआ, Q इक्वल टू C इंटू V. ऑन डिफरेंशिएटिंग, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. बोलिए, dQ अपॉन dt इक्वल टू C जो है कांस्टेंट होता है इसलिए इसे बाहर रखिए, dV अपॉन dt. अब यहां से हम देख रहे हैं कि dQ/dt इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स की करंट थ्रू द कैपेसिटर हमारा है dQ/dt यानी I. तो इसको हम I लिख सकते हैं. I इक्वल टू कितना आया, C dV अपॉन dt. यानी कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होता है वो दो बात पर डिपेंड किया. कैपेसिटर से जो करंट फ्लो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है दो बात पर डिपेंड किया. एक कैपेसिटेंस कितना है, दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, इसका रेट ऑफ चेंज कितना है. रेट ऑफ चेंज यानी dV/dt जो है जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा. अगर सपोज डेट कि हमारा जो है अप्लाइड पोटेंशियल जो है DC है,
यानी वोल्टेज जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, जाहिर सी बात है करंट जीरो होगा। ठीक है, यानी बात करें कि इफ V जो है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हुआ दैट इज डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, dV बाई dt आपका हो जाएगा जीरो, देन dV बाई dt इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दस करंट थ्रू द कैपेसिटर जो होगा वो जीरो होगा। यानी कैपेसिटर जो है डीसी करंट को कंडक्ट नहीं कराता है, सिर्फ उसी केस में कैपेसिटर से होकर के करंट फ्लो करेगा जिस केस में वोल्टेज चेंज होगा, दैट मीन्स एसी। एसी चाहे साइनोसाइडल हो, ट्रायंगुलर हो, जो भी हो। ठीक है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है यानी सम रेट ऑफ चेंज है, तभी करंट कैपेसिटर से फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो जाहिर सी बात है, देख रहे हैं मैथमेटिक्स से कि डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और करंट कोई फ्लो नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट इज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट, ओसी मतलब ओपन सर्किट फॉर डीसी सप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक टॉपिक और छोटा सा हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पर बाद में आगे चल के उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग फिर बनाएंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाएंगे और आगे वाले से भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा उसका थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एनर्जी stored by कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड है, यू से डिनोट कर रहे हैं। याद रहे कि प्रैक्टिकल में रेसिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेसिपेट करता है यानी कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मगर अगर आइडियल कैपेसिटर हम कंसीडर करें, यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस है, किसी भी तरह का रेसिस्टेंस नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आइडियल होगा। आप कोई भी मेटल प्लेट लीजिएगा तो मेटल का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ही होगा। मटेरियल रेसिस्टेंस की वजह से कैपेसिटर कभी भी आइडियल नहीं बनेगा। तो आइडियल कैपेसिटर अगर हम मान लें कि है हमारा, तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, यानी किसी तरह का उसमें लॉस नहीं होगा। कैपेसिटर जो है सिर्फ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि एन आइडियल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम कहिए या डेसिपेट कहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट ओनली स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी को ये स्टोर करता है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड शॉर्ट में लिख रहे हैं। यानी दोनों प्लेट के बीच में, प्लेट जो है चार्ज कर दें। अब ऐसे समझिएगा कि एक प्लेट को हमने ग्राउंड कर दिया, दूसरे प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, तो ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन से दूसरा प्लेट, सामने वाला फेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
अब नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, ये अगर हम ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो फिर लेंदी हो जाएगा लेक्चर, वो सब कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा। जिनको अगर जानना होगा कि ये यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किया तो नेगेटिव कैसे हो गया, वो अपना डाउट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ हम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन यहाँ लेक्चर को लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ सम चार्ज स्टोर हो गया है। तो चार्ज स्टोर का मतलब है कि दोनों प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। अब जो है इसमें जब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक स्टोर कैसे करता है कि यहाँ चार्ज को जाने में, चार्ज को स्टोर करने में जितना वर्क डन होता है वो वर्क डन जो है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। वो हमको निकालना है कि वो एनर्जी कितना स्टोर यहाँ हुआ। तो यहाँ कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर हो रहा है तो कैपेसिटर में करंट जो है मैथमेटिकली कितना होगा, I इक्वल टू सी dV अपॉन dt, ठीक है। और पावर कितना होगा, इसमें पावर P को हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई, जितना वोल्टेज अप्लाई किया इंटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर जो होता है V इंटू आई होता है। अब यहाँ ये वैल्यू रख दीजिएगा, आई का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो C इंटू वी इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब एनर्जी स्टोर निकाल दीजिए। 10 एनर्जी स्टोर्ड, मैथमेटिक्स से एनर्जी स्टोर्ड U कितना हो जाएगा, P इंटू डी टी कर ले अगर स्मॉल एनर्जी डी यू, तो टोटल एनर्जी 0 से T तक इंटीग्रेट कर देंगे तो U निकल जाएगा। अब इसको रख दीजिएगा, C कांस्टेंट है, ये वैल्यू P का रखिएगा यहाँ, C कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए पहले, 0 से T V डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी। ये डी टी तो टाइम से तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसका मतलब हमको यहाँ से लिमिट चेंज करना होगा। इंटीग्रल किसका है, डी वी का के लिए, हम V के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट भी हम 0 से V वोल्ट तक का ले लेते हैं, V इंटू डी वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा और अपर लोअर लिमिट रख दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर्ड आया हाफ CV स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एकदम शॉर्ट में आपको हम समझाते चल रहे हैं। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को टोटल हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ दिया, A से लेकर के B टर्मिनल तक, C1, C2, C3 अप टू Cn तक, ठीक है। तो ये टोटल कैपेसिटेंस का A से लेकर B तक जो कैपेसिटर्स हमने जोड़ा, तो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टर्मिनल A और B के बीच में कितना होगा वो हमें निकालना है। C सीरीज में है ना, तो CS से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालने नहीं जानना है, हमको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। अब अगर आप रेसिस्टेंस का याद होगा तो इसका भी याद हो गया, बस आप याद रखिएगा इस तरह से कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कैपेसिटर का रेसिस्टर का उल्टा होगा। रेसिस्टर जब हम लोग वहाँ पिछले क्लास में जब पढ़ रहे थे तो उसमें सिंपली सीरीज में हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़ दिए थे, लेकिन
पैरेलल जब पढ़ रहे थे तो पैरेलल में क्या हो रहा था कि रेसिप्रोकल को जोड़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ जस्ट उल्टा कर दीजिएगा कि सीरीज में जो है रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा। 1/CS जो है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट कर दीजिए 1/CN तक। कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जस्ट रेसिस्टर का उल्टा होगा। जो इसमें रेसिस्टर में जो पैरेलल वाला जैसा फार्मूला पढ़े थे वैसा फार्मूला इसके सीरीज वाले में यूज होगा, और इसका अगर पैरेलल लेंगे कैपेसिटर का तो जस्ट उल्टा, रेसिस्टर का जो सीरीज था जैसे ऐड हो जाता था वैसे होगा। ठीक है, याद रखने के लिए ये एक सिंपल ट्रिक याद रखिएगा कि रेसिस्टर का उल्टा लेना है फॉर्मूला। अब आइए इसमें अगर सारा कैपेसिटर सेम वैल्यू का हो जाए तो इफ C1 C2 C3 अप टू Cn तक टोटल जो है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, सबको C मान लेते हैं, C कह देते हैं सबका वैल्यू, तो देन CS कितना हो जाएगा, C/n हो जाएगा, यानी सीरीज में कैपेसिटेंस का वैल्यू घटेगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं, बस उसी तरह से देख लीजिए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम पैरेलली जोड़ दे रहे हैं। C1 C2 C3 अप टू Cn, टर्मिनल A से B, ये पूरे कॉम्बिनेशन में हमने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मान लिया है कि ले लिया है, तो नेट इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस टर्मिनल A और B के बीच में कितना होगा वो हमें निकालना है। यहाँ पैरेलल में ले CP ले लेते हैं, बस रेसिस्टेंस में जैसे पढ़े थे सीरीज का वैसा ही सेम उसी जैसा फॉर्मूला इसमें होगा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर CP जो होगा यानी पैरेलल के केस में नेट कैपेसिटेंस जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक होगा। अगर ऐसा हो जाए कि C1 C2 C3 अप टू Cn सेम वैल्यू का हो जाए तब जो है Cp जो होगा n इंटू C हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी बहुत सारा बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। तो CA से B तक नेट कैपेसिटेंस कितना होगा?
तो इसको बनाइए। यहाँ से देखिएगा ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड C/N बाई 3 कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड हो गया। नीचे लिख देता हूं, इसका जो है 3 माइक्रोफैराड अपॉन 3 हो गया, ये 1 माइक्रोफैराड हो गया। यहाँ वाला फार्मूला इसको देख लीजिए, फार्मूला से इसको निकालिए। दो कैपेसिटर है सीरीज में है तो C/N 2 माइक्रोफैराड अपॉन 2, ये भी हो गया 1 माइक्रोफैराड। क्या हो गया ए से देखिए तो टर्मिनल ए से 1 माइक्रोफैराड यहाँ लगा हुआ है, ऊपर वाला पूरा पाथ का हो गया 1 माइक्रोफैराड और नीचे वाला पाथ भी हो गया 1 माइक्रोफैराड। ये चेंज हो गया इस तरह से। अब ये दोनों जो देख रहे हैं कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटर में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैराड हो गया। तो 2 माइक्रोफैराड हो गया, ए से बी तक, ये 1 माइक्रोफैराड हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, कितना 1/C1 + 1/C2 का फार्मूला लग जाएगा, नेट कैपेसिटेंस 1/CAB का। तो जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किए थे रेसिस्टेंस में कि दो ठो पैरेलल होता था तो क्या करते थे, दोनों को प्रोडक्ट करके दोनों का सम कर देते थे डिवाइडेड बाई, वही यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए। सीरीज के केस में उल्टा लगाना है, तो 1 माइक्रोफैराड इंटू 2 माइक्रोफैराड अपॉन 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, रिजल्टेंट माइक्रोफैराड में ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया CAB हो गया 2/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन हमने दिया, यहाँ पर सॉल्व किया, और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनेगा। एक क्लास हम लोग जो है ना सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग भी डिस्कस करेंगे, इसके बाद रेसिस्टर और कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है एक क्लास हम लोग जो है पिछला क्लास और इस क्लास का मिला करके सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर ऐसा इसमें बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जिसमें कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है। तो कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग देखें कि कैसे बनाएंगे। कंपोजिट के केस में पहले हम लोग एक चीज, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि नंबर पता नहीं कितना पॉइंट चला गया, एरो करके दिखलाते हैं। एक टॉपिक और देख लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमको भरना है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ साथ अगर हमारा मान लिया कि कोई कंडक्टिंग प्लेट या स्लैब हमने बीच में डाल दिया, तब कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मेटल प्लेट या डाइलेक्ट्रिक मेटल प्लेट या आपको कहते हैं कंडक्टिंग प्लेट डाल दिया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग प्लेट, ऐसे समझिएगा। कि हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों के बीच में भरा हुआ है। एरिया ऑफ प्लेट A मान लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच का गैप D मान लेते हैं, और
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसमें भर दिया है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो है K है। और बीच में हमने क्या किया कि एक कंडक्टिंग कोई स्लैब है वो हमने डाल दिया। इसका थिकनेस जो है, स्लैब का T मान लिया हमने, स्मॉल t। तब कैपेसिटेंस कितना होगा वो तो हमको निकालना नहीं है, बस आपको एक तरीका बता देंगे कि कैसे इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा कि कैपेसिटर जब भी बनाते हैं हम लोग तो दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर कुछ दूसरा यहाँ डाल दीजिएगा डाइलेक्ट्रिक के अलावा, अगर कोई दूसरा चीज डाल दीजिएगा तो जितने एरिया में आपने डाला है उतना एरिया हटा दीजिएगा या उतना डिस्टेंस जो है हटा दीजिएगा। यानी कि नेट कैपेसिटेंस जो होता है, अगर ये नहीं होता, ये जो हमने मेटल स्लैब जो डाल दिया है, मेटल स्लैब नहीं होता तो कैपेसिटेंस कितना होता, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर या के ए बाई डी होता। अगर मेटल स्लैब डाल दिया है तो स्लैब का जितना थिकनेस है उस थिकनेस को हटा दीजिएगा। कहाँ से हटाइएगा, डी में से, तो डी माइनस टी, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस अगर ये डाल दीजिएगा तो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछेगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल दीजिएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर बेस्ड हम लोग टॉपिक्स को देखेंगे। उससे क्वेश्चन भी आता है, जो जो टॉपिक हम यहाँ बताएंगे, हर तरह जितने तरह का क्वेश्चन आता है उतने तरह का टॉपिक पहले हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि फिर आगे आप क्वेश्चन बनाइए तो आपको आसानी हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक, विथ कंपोजिट डाइलेक्ट्रिक। कितने टाइप से ये पूछ सकता है क्वेश्चन, उतने तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, जनरलाइज करके समझ रहे हैं हम लोग। एक ऐसा भी कर सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया हमने, हम जनरलाइज करके आपको बता रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, एरिया ऑफ प्लेट ए हमने ले लिया, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में हमने डी ले लिया, स्मॉल डी है डिस्टेंस। अब जो है हम कुछ रीजन में इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरह का फील्ड कर दे रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। ठीक है, फिर सम डिस्टेंस तक दूसरा कोई मटेरियल लिया, जैसे मान लो कि हमने पहले में एयर रख दिया, फिर हमने पेपर डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होकर के K2 हो गया। फिर हो सकता है कि हमने कोई दूसरा मटेरियल उसके पेपर के बाद डाल दिया, जैसे माइका डाल दिया, सेरामिक डाल दिया, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ चेंज होके K3 हो गया, एंड सो ऑन। डॉट डॉट से हम दिखला दे रहे हैं कि अप टू K एंड तक अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया हमने। ठीक है, अब हर का थिकनेस हम अलग अलग ले लेते हैं। ये पहला मीडियम जो था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 माना था, D1 थिकनेस ले लेते हैं। दूसरा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, D2 थिकनेस ले लिया। उसी तरह से D3, D4 अप टू Dn तक ले लिया, जनरलाइज कर दिया हमने। ठीक है, अब जो है
इस फॉर्मूले को कैसे याद, इसका जो है ना जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो हम आपको एक जनरल तरीके से आपके माइंड में सिर्फ डाल देना चाहते हैं। अगर मान लो कि सिंगल कैपेसिटर सिंगल मटेरियल का यानी सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटर होता, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता, तो कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, इप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपॉन डी लिखते हैं। इसको हम अगर C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के रेशियो में ऐसे लिख दें तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा मैथमेटिकली, बस इसी से हमको इसका इक्वेशन लिख देना है। तो अब यहां पर जो है नेट कैपेसिटेंस जो है यहीं से हम इक्वेशन बना रहे हैं, यहां पर इक्वेशन हम बना रहे हैं इसी से। अब जो है यहां पर इसका कैपेसिटेंस जो होगा C इक्वल टू यहां पर लिखिएगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई के लिखते चले जाइए सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। तो एक तो नहीं है, कई मटेरियल है, तो आप इसको जोड़ते चले जाइएगा। D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 प्लस D3 अपॉन K3 अप टू Dn अपॉन Kn तक। बस ऐसे ही इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं रहता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ देगा, एक कैपेसिटर दे देगा, या तो लिटरेचर में लिख के बोलेगा या फिगर भी बना देता है, ठीक है। 2-3 डाइलेक्ट्रिक तक का ही देता है, इस तरह से दे देगा। एरिया ऑफ प्लेट ए है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। अब कहेगा कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक जिसका मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और जनरली जो है सिंपली जो है 2 अगर रहता है तो हाफ हाफ में फील्ड करके क्वेश्चन में पूछता है। ये d/2 कह देगा और K2 भी d/2 तक के लिए होगा। तो आप सिंपल इसी फार्मूले से निकाल दीजिएगा कि C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 अपॉन K1 प्लस d/2 K2 ऐसे हो गया। अब जो है 2 कॉमन करके ऊपर कर दीजिएगा, d भी बाहर कॉमन कर दीजिएगा, तो 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी नीचे यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक जा रहा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये, इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में K1 इंटू K2 चला जाएगा, नीचे में K1 प्लस K2 आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो है ये एक हमने डिस्कस किया। अगला जो है इसमें और भी टॉपिक है, कुछ और तरीके से भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरता है, वो हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। अब जहाँ तक भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल जो है डिस्कशन बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन को डालिए और पूछिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी टॉपिक में डाउट हो या कोई नई बात आपको ऐसा लग रही कि ये भी जानना चाहिए हमें, तो वो चीज़ ज़रूर डिस्कस कीजिए। थैंक यू।